हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन। ओके, सो अब आपका एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, आपके पास आपके नंबर्स होंगे, अप्रोक्सीमेटली कल एनटीए की जो आंसर की थी वो भी आ गई। अब आपके मन में अब आ रहा होगा ड्रॉप लेना है या नहीं लेना। इस बारे में हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपका लाइफ का। सो मैं आपको साइकोलॉजिकली चीज़ें बताऊंगा, क्या होता है क्या नहीं होता मेडिकल फील्ड में आगे, आपके ड्रॉप का कोई फर्क पड़ता भी है नहीं पड़ता है, और क्या चीज़ें हम सारी इस बारे में बात करेंगे। ओके, सो प्लीज़ अगर नया आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि साल भर में आपके बहुत काम में आने वाला हूँ, चाहे आप मेडिकल फील्ड में रहते हो नहीं रहते हो, आगे ड्रॉप लेते हो नहीं लेते हो, बट इट विल बी हेल्पफुल टू यू। ओके, आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन है, डॉक्टर सौरभ जैन मेरा टेलीग्राम आईडी है, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, आप उस पर मुझ पर मैसेज कर सकते हो। मैं जब भी फ्री होता हूँ मैं रिप्लाई कर देता हूँ। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मेरा नाम सर्च करोगे टेलीग्राम ग्रुप मेरा मिल जाएगा, यू कैन ज्वाइन। मैं लाइव आता हूँ हर दूसरे तीसरे दिन, मैं रात को लाइव आता हूँ। वहाँ पर आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं हर बच्चे के क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूँ। आई विल रिप्लाई टू यू ऑल्सो। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माई मेंटरशिप प्रोग्राम, जो 2027 के एग्जाम देने वाले हैं जो लोग, तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो। आई विल गिव यू द डिटेल्स। ओके, चलो अब बात करते हैं पहली बात कट ऑफ की। देखो भैया, इस चीज़ पर ना बहुत अभी विवाद चल रहा है। बहुत सारी कोचिंग्स ने बहुत हाई कट ऑफ बताई है, और बहुत सारे मैक्सिमम लोग तो देखो यार कट ऑफ कम ही बोल रहे हैं, है ना। कुछ लोग 530 बोल रहे हैं, 520 बोल रहे हैं, 540 बोल रहे हैं। मेरा सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब पेपर 2025 से टफ आया था तो कट ऑफ कम क्यों नहीं जाएगी। ठीक है, जब 2025 में पेपर टफ आया था और कट ऑफ गई थी आपकी 525, तो इस बार कट ऑफ उससे ऊपर कैसे चली जाएगी। अभी तक मुझे पूरे इंडिया से किसी बच्चे ने रिप्लाई करके या किसी टीचर का मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आया कि किस बेसिस पर वो ये कह रहे हैं कि कट ऑफ 525 से ऊपर होगी, जबकि सीटें इस बार और बढ़ी हैं। सो कंसिडरिंग द पेपर, द लेवल ऑफ पेपर, केमिस्ट्री जितनी टफ थी, फिजिक्स जितनी टफ थी, बायो का हम लेवल मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम था, मुझे लग रहा है कट ऑफ इस बार इससे भी कम जाएगी, 525 से भी कम जाएगी। इसलिए मैंने कट ऑफ जो है 515 प्लस माइनस 10 ही मानी है, क्योंकि पेपर 2026 का 2025 से टफ था। जिसको मेरी बात माननी है मानो, जिसको नहीं माननी है नहीं मानो, आप मुझे गाली दे सकते हो, वो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट द थिंग इज, मैं बहुत लॉजिकली चल रहा हूँ। आप मान सकते हो कि आप बहुत हाई कट ऑफ आपको लोग बोल रहे होंगे, शायद आपको उनकी बातें सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा, शायद डर भी लग रहा होगा, लेकिन दैट्स द मेन थिंग कि वो डराना चाहते हैं। आप डर रहे हो और कंफ्यूज हो रहे हो, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोचिंग में जाकर के एडमिशन ले आओगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको ड्रॉप लेना है। सो बिफोर टेकिंग एडमिशन टू एनी कोचिंग, थोड़ा सा रुक करके लॉजिकली सोच लो मेरे भाई। पेपर टफ आया था पिछली बार से, तो इस बार कट ऑफ कम ही जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा जाने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, मैंने पिछली बार वीडियो डाला था इस चीज़ पर कि कट ऑफ कितनी जाएगी, और आप देख सकते हो कि जैसे ही लोगों ने कट ऑफ सुनी, मैंने 515 बोली, मैक्सिमम लोग जो है वीडियो छोड़ के चले गए। ठीक है, मैक्सिमम लोग जो थे, दिस इज ए सडन ड्रॉप सीन इन द वीडियो। सो बिकॉज क्योंकि लोग लॉजिकल चीज़ नहीं सुनना चाहते हैं, वो इमोशनल अभी बहुत ज़्यादा है और इमोशनल बातों पर ही जा रहे हैं। सो आप में से अगर कोई हो बुद्धिमान इंसान जिसको लगता हो कि कट ऑफ ज़्यादा होने का कारण ये हो सकता है, वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता देना। ठीक है, मैं आपकी बात भी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनना चाहता हूँ, क्योंकि शायद मुझे हो सकता है कि मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ। ओके, सो स्टिल आई हैव गॉट नो सॉलिड रीजन जिससे मुझे लगे कट ऑफ ऊपर जा रही है, और जो मैं समझदार लोगों की वीडियोस देख रहा हूँ सारे ही बोल रहे हैं कट ऑफ कम ही जाएगी। ठीक है, अगर बहुत कम ना भी जाए तो भी 525 अगर पिछली बार थी, तो इस बार भी 525 ही रहेगी ऑल इंडिया की कट ऑफ जनरल कैटेगरी की। सो अब एक चीज़ और आ रही है, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं सर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं 700 नंबर क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, अभी कहीं से एक हवा चली हुई है। देन अगेन दिस इज अ मार्केटिंग गिमिक। एग्जैक्टली बच्चे कौन है, क्या है, कितने बच्चे हैं, इसका बारे में कोई डिटेल नहीं बता रहा, कोई और कोचिंग क्लेम नहीं कर रही। हम बहुत सारे, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर 700 नंबर क्रॉस कर रहे हैं, क्या पेपर इतना आसान था कि 700 क्रॉस हो गए सर, क्या अब मेरा नहीं होगा, मेरे 550 नंबर आ रहे हैं, आई एम सो कन्फ्यूज। दे वॉन्ट यू टू बी कन्फ्यूज। दैट्स वाई, अगर आप कंफ्यूज नहीं होगे, आप रिलैक्स होकर घर पे आराम से चद्दर तान के अगर सो जाओगे, तो कोचिंग में एडमिशन लेने कौन आएगा। इस समय बहुत सारे लोग कोचिंग से कॉल आ रहे हैं लोगों के पास। ठीक है, जो बहुत इरिटेट कर रहे हैं, बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं सर कोचिंग वाले हमें कॉल कर करके परेशान कर रहे हैं कि एडमिशन लेने कब आ रहे हो, बिकॉज दे वॉन्ट यू टू टेक एडमिशन, क्योंकि उसमें उनका बेनिफिट, उसमें आप सिलेक्ट हो जाओगे और आप चले जाओगे छोड़ करके इस फील्ड को, आप नीट में लूप में नहीं फंसे रहोगे, इसमें उनका क्या फायदा है। ठीक है, आपके तो नंबर भी इतने कम है कि आपकी फोटो भी नहीं लगाएंगे वो, फोटो तो टॉपर्स की लगेगी। सो प्लीज़ कीप पेशेंस एंड वेट। अगर आपको भरोसा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वेट करो, भरोसा नहीं है तो पढ़ाई शुरू कर दो। ओके, बट एडमिशन नहीं पे भी लेने के पहले थोड़ा सा रिजल्ट आने का वेट कर लेना। ठीक है, तो अगर मैं देखो, मेरा मोटा मोटा कहना ये है कि अगर पिछले साल की कट ऑफ आपकी क्रॉस हो रही थी, लास्ट ईयर की कट ऑफ अगर आपकी क्रॉस हो रही थी, मान लो आपके लास्ट स्टेट में कट ऑफ थी 500 नंबर और आपके 500 नंबर आ रहे हैं, तो आप वेट कर सकते हो रिजल्ट आने का, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर लास्ट ईयर आपकी स्टेट की कट ऑफ थी, मान लीजिए आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर मान लीजिए आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना है, लास्ट ईयर कट ऑफ मान लो 400 नंबर थी, और आपके अभी 400 नंबर आ रहे हैं या 410 आ रहे हैं या 390 आ रहे हैं, तो वेट कर लो। ठीक है, तुम्हारे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है। ओके, इफ़ यू आर एबल टू क्लियर लास्ट ईयर कट ऑफ, अगर पिछले साल की कट ऑफ आपकी क्लियर हो रही है, आप वेट कर सकते हो, यू कैन रिलैक्स, यू कैन वेट फॉर द राइट टाइम टू कम, यू कैन वेट फॉर द रिजल्ट। अगर इसके बाद भी आपके मन में 1% भी डाउट है,
वो तुम्हारा डाउट तुम्हारे अंदर से सेल्फ जनरेटेड डाउट भी हो सकता है तुम्हारे नंबर 300 आ रहे हो, तो भाई 300 वाले का तुमको पता है कि सिलेक्शन नहीं होना है, 400 वाले का भी तुमको पता है जनरल कैटेगरी वाले का तो सिलेक्शन नहीं होना है, ठीक है। अगर तुम्हारे 500 नंबर आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ शायद तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, तुमको लगता है तुम्हारा नहीं होगा, कोई बात नहीं, पढ़ाई शुरू कर दो भाई। इसका एक ही सॉल्यूशन है ना, या तो अगला कुछ देखना शुरू कर दो मान के कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, या पढ़ाई शुरू कर दो। तुम्हारे 550 आ रहे हैं तब भी तुम्हारे मन में अगर 1% भी डाउट है कि नहीं अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो वापस पढ़ाई शुरू कर दो। पढ़ाई करने से किसने रोका है तुम्हें? वो उस चीज़ में तो किसी की कोई वो नहीं है। क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा, तब तक तुम्हें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तब भी क्लियर नहीं होंगी तो काउंसलिंग चलते चलते क्लियर होंगे, तब तक फालतू बैठने का तो कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। सो वो मेरा सिंपल सा सॉल्यूशन है। वो लोग जिनको 1% भी डाउट है, जिनके 600 नंबर भी आ रहे हैं और उनको भी अगर 1% भी मन में डाउट है कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो कट ऑफ 600 चली गई, 650, 700, 720 नंबर चली गई, तो तुम्हें मन में डाउट है, पढ़ाई शुरू कर दो। दैट इज द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन यू कैन हैव। डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट स्टार्ट स्टडी अगेन। अगर आपके मन में 1% भी डाउट है सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, मेरा इतने इतने नंबर आ रहे हैं, पिछले साल की कट ऑफ से तो क्रॉस हो रहा हूँ, बट फिर भी नहीं हुआ, तो पढ़ाई शुरू कर दो। तुम्हारा दिमाग कम से कम इस बहाने शांत हो जाएगा, ठीक है, कि तुमने कम से कम तुम अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे हो। क्योंकि मुझे पता है जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ पढ़ाई शुरू कर दो, तो बच्चे कहते हैं हाँ सर ठीक है देखते हैं, ठीक है। पढ़ाई कोई नहीं करना चाहता, हर कोई रिजल्ट का वेट करना चाहता है, और अभी इस टाइम पर आप यही कर सकते हो, ओके। और देखो जो बच्चे वाकई सीरियस है 2027 के लिए, जिनको पता है कि जिनको सिलेक्शन नहीं ही होगा, उनको मैं सलाह दूंगा टाइम वेस्ट मत करना। तुम्हारा रेस्ट लेने का टाइम भी खत्म हो चुका है, एटलीस्ट जुलाई से पढ़ाई शुरू कर देना, 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू कर दो। इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ज़्यादा रेस्ट करने का भी अब टाइम नहीं बचा, क्योंकि पूरा टाइम रीनीट में चला गया, ओके। नॉर्मली मैं मई के बाद बच्चों को बोलता था कि चलो 10-15 दिन 20 दिन रेस्ट ले लो, इस बार अब वो रेस्ट लेने का भी टाइम नहीं बचा, ओके। अब देखो, अगर आपने अब किसको ड्रॉप लेना है और किसको नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी 2 बहुत सीरियस अटेम्प्ट ले चुके हो ड्रॉप के, ठीक है, तब आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा रिवैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि आपको अब ड्रॉप लेने की इच्छा है भी कि नहीं। इसमें 2-3 फैक्टर्स आते हैं। पहला, आप कितना एग्जर्ट हो चुके हो, ठीक है। कई बार आपके अंदर सब कुछ टैलेंट होने के बाद भी हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं बचती यार, हम बर्नआउट हो चुके होते हैं। सो इफ़ यू आर बर्न आउट, देन यू कैन रिवेलुएट कि अब आपको आगे इस जर्नी को कंटिन्यू करना है कि नहीं, क्योंकि 2 ड्रॉप आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, तीसरा लेना है कि नहीं। आप अपने पेरेंट्स से बात करो कि भाई वो कितने दिन आपको और अफोर्ड कर सकते हैं आपकी पढ़ाई। हो सकता है पेरेंट्स कहें कि बेटा अब आगे बढ़ो जीवन में, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम तुमको लंबे टाइम तक नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। तो ड्रॉप तभी लेना जब तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन, जब तुम्हारे पेरेंट्स की मेंटल कंडीशन और जब तुम्हारी मेंटल कंडीशन, तीनों ही चीज़ें एक लाइन में आ रही हों। जब तुमको लगता हो तुम आगे इन चीज़ों को मेंटेन कर चुकोगे, सकोगे, क्योंकि देखो बर्नआउट भी हो जाता है, एंड एक टाइम के बाद ना इंसान इतना सेचुरेट हो चुका होता है कि सेम चीज़ उससे नहीं की जा सकती। एंड नीट में आप तभी सेलेक्ट हो सकते हो जब आप सेम चीज़ को बार बार करने के लिए तैयार हो, आप उसी पाथ पे चलने के लिए तैयार हो, बहुत ज़्यादा अतरंगी और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें लगाने के पीछे ना बैठो, नहीं तो हर साल आप स्ट्रेटजी चेंज करोगे, हर बार आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा। सो इफ़ यू आर नॉट बर्न आउट येट, और आपके पेरेंट्स भी तैयार हैं और आप करना चाहते हो, तो आप एक ड्रॉप के पीछे और जा सकते हो, नहीं तो मत लो ड्रॉप, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड में नहीं है, घुस गए थे पिछले साल 2 साल तुमने करके देख लिया और तुमको अब समझ में आ रहा है कि तुम्हारा मन नहीं है यहाँ पे, छोड़ दो फील्ड को। मेरा मेडिकल फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये बात मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, ठीक है। ये चीज़ मुझे समझ में आई क्लास 12th के बाद में समझ में आनी शुरू हुई थी, लेकिन मैं फील्ड चेंज नहीं कर पाया। लेकिन जब मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, सेकंड ड्रॉप मेरा हो चुका था, उस टाइम पे मैंने मन बना लिया था कि अगर अब मेरा नहीं होगा तो मैं बीबीए करने चला जाऊंगा, उसके बाद मैं एमबीए करूंगा, आईआईएम वगैरह से कहीं से अच्छी जगह से मैं एमबीए करूंगा, ये मेरा मन में बना चुका था। किस्मत से ये हुआ कि लास्ट एग्जाम जो मैंने दिया उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, इसलिए मैं इस पर आ गया। एक मेडिकल फील्ड एमबीबीएस करने के बाद भी मेरा मन था कि मैं मेडिकल में, एक एमएचए होता है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, एमबीए होता है, वो करने का मेरा मन था, क्योंकि मेरा हरदम से उस डायरेक्शन में ही मेरा ओरिएंटेशन था, या पढ़ाने में मेरा ओरिएंटेशन था। सो इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेडिकल फील्ड, डोंट कम टू दिस फील्ड, आप किसी कुछ और करने चले जाओ। कैसे पता चलेगा मेडिकल फील्ड में आपका इंटरेस्ट नहीं है? अगर आपका मन फिजिक्स की तरफ ज़्यादा है, केमिस्ट्री की तरफ ज़्यादा है, लेकिन आपको चीज़ें रटना पसंद नहीं है, अगर आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप सोचते हो, कल को इमेजिन करते हो कि आप एज ए डॉक्टर दिन में 12 घंटे काम कर रहे होगे, पेशेंट से इंटरेक्ट कर रहे होगे, मिल रहे होगे, और आपको लगता है कि नहीं, आपके मन में ये काम नहीं है, आपको लगता है कि आपको कुछ और करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या आपको मैथमेटिकल फील्ड्स में एनालिसिस करने में, इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो गो फॉर दैट फील्ड। कोई ज़बरदस्ती नहीं है मेडिकल फील्ड में आने की। आपको लगता है बहुत ग्लोरियस है, लेकिन जब आप आते हो तो जितना अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क आप पुट करते हो, उस हिसाब से आउटपुट आपको नहीं मिलता, और तब लाइफ में आगे चल के आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। सो ओनली कम टू मेडिकल फील्ड इफ़ यू आर वेरी श्योर कि आपको डॉक्टर ही बनना है। नहीं तो बहुत सारे लोग मेडिकल फील्ड में आने के बाद भी अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि उनका इस फील्ड में शायद उतना इंटरेस्ट नहीं है। सो सेम गोज़ फॉर यू। अगर आपका निकल पा रहा है एग्जाम, ठीक बात है, नहीं तो एक बार इस चीज़ को रिवेलुएट ज़रूर करना कि आपका एक्चुअली ऐसा तो नहीं कि एग्जाम इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि आपका मन नहीं है इस फील्ड में, क्योंकि हो सकता है आपके साथ प्रॉब्लम ना हो, आपका मन ही ना हो इस काम में, ओके। तो इस बात पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आपकी बायो बहुत वीक है तो आपको एक बार रिवेलुएट करना चाहिए कि आपको मेडिकल फील्ड में मन है कि नहीं, ओके।
फिर अगर आपने ऑलरेडी 3 ड्रॉप ले लिए हैं, तो मैं सलाह दूंगा कि भैया कुछ ना कुछ ज्वाइन कर लो। आपका फिर भी नीट देने का मन है, पार्शियल ड्रॉप लो। पार्शियल ड्रॉप लेकर के भी एग्जाम निकालना बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैं अलग से इस पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सो यू कैन ज्वाइन समथिंग। एंड क्योंकि ज्वाइनिंग होने में भी, अभी कॉलेज ज्वाइन होने में आपको सितंबर अक्टूबर का टाइम लग जाएगा, तब तक आपके पास 3-4 महीने का टाइम है। कॉलेज ज्वाइन करने के बाद भी स्टार्टिंग में आपको इतना लोड नहीं होता है पढ़ाई का, आप उसके साथ साथ नीट की तैयारी कर सकते हो। हद से हद क्या होगा, आपको बीच में थोड़ा शायद मेडिकल लीव लेनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा आप, ताकि आप तैयारी कर सको। वो कॉलेज में जाकर के आप चीज़ें मैनेज कर सकते हो, बट अपनी लाइफ रोक के रखने का कोई सेंस नहीं है। 3 ड्रॉप अगर आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, then you should move on with in your life, and you should start thinking about other fields also. Okay, अगर आपको एक सीट मिल रही है एमबीबीएस की, क्योंकि बच्चों के मैसेज मेरे पास ऐसे भी आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको वो सीट ले लेनी चाहिए। आपको फिर से ड्रॉप किसी बेटर कॉलेज के लिए नहीं लेना चाहिए। यूजुअली ये सलाह काम कर जाती है मैक्सिमम बच्चों के साथ। अगर आप बिल्कुल ही एडमेंट हो कि नहीं, मुझे एम्स दिल्ली से ही करना है, या मुझे एम्स से ही करना है, मैं किसी पेरिफेरल कॉलेज में नहीं जाना चाह रहा हूँ, या आप बहुत ही एक्सट्रीमली टैलेंटेड हो, आपका 12th के साथ ही आपने एग्जाम दिया था, या आपका एक ही ड्रॉप हुआ और आपको लगता है आप कर सकते हो अगले साल, देन यू कैन गो फॉर ड्रॉप। मोस्ट प्रोबेबली आपको सीट मिल रही है, आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि आगे पीजी के टाइम में भी बहुत आपको मौके मिलते हैं। ठीक है, फिर से एम्स दिल्ली से या कहीं अच्छी जगह से पीजी करने का। अगर आपको एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है और आप उसको ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको सीट ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपके नंबर कम थे तभी आप प्राइवेट की तरफ जा रहे हो, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो आपको ले लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपको एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है ना, और आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब से फॉर एग्जांपल मान लीजिए 50 लाख रुपए फीस है टोटल, और आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि वो आपको 20 लाख रुपए ही देंगे, 30 लाख रुपए आपको लोन लेना पड़ेगा, तो मैं सलाह नहीं दूंगा। 20 लाख रुपए से ज़्यादा आपको लोन अपने सर पर नहीं लेना, क्योंकि 20 लाख रुपए की ईएमआई जो है 30-40 हज़ार रुपए के आसपास आएगी। और आप जब एमबीबीएस पास आउट होगे, उस टाइम पर आपका पूरा फोकस लगा होगा पीजी पर। 6 साल कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तब आपका दिमाग होगा पूरा पीजी पर, तब आप पीजी करने पर फोकस कर रहे होगे। उस समय आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पहले कमाओ और फिर आप अपना लोन चुकाओ। तो उस समय आप बहुत गंदा फंस जाओगे, क्योंकि आपके ऊपर कर्जा भी होगा तो आपको वो भी चुकाना है, आपको एग्जाम की तैयारी भी करनी है, तो नौकरी करनी आपकी मजबूरी पड़ जाएगी। उस टाइम पे आपके लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से ये जो आपका लोन है, ये आपको बहुत अखरेगा। इसलिए अगर आप लोन ले रहे हो, आपके पेरेंट्स चुकाने को तैयार हैं, तो ही आप लोन लेना, नहीं तो जबरदस्ती मत लेना। पहले फीस कम हुआ करती थी कॉलेज की, हमारे टाइम पर फीस 1.5 लाख थी, 2 लाख थी, फिर 3 लाख रुपए फीस हुई, आज के टाइम पे 10 लाख रुपए फीस है। ठीक है, पहले 2-3 लाख रुपए जो आप पहले 4-6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए अगर आप पे लोन होता भी था, तो एमबीबीएस के बाद आप पास आउट होकर के 10-20 हज़ार रुपए की किस्त आप चुका लेते थे। आज के टाइम पर 50 लाख रुपए लोन अगर कोई बच्चा लेकर के बैठा है आफ्टर एमबीबीएस अपने सर पर, वो नहीं चुका पाएगा। ही विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। उसके पेरेंट्स को कहीं ना कहीं आके इंटरवीन करना पड़ेगा, उसको बचाना ही पड़ेगा, तभी जाकर के वो लोन चुक पाएगा। तो पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलना, नहीं तो इतना ह्यूज लोन लेने से मच बेटर है कि फिर से ड्रॉप ले लो। क्योंकि तुम 1 साल अपना लगा करके पढ़ाई में आज उस पैसे को बचा सकते हो, लेकिन एमबीबीएस करने का तुम इतना कमा करके तुरंत नहीं चुका पाओगे। आप उस समय, आपको पीजी करने का आपका मन होगा, आपके लाइफ में आगे ग्रोथ करने का टाइम होगा, उसी टाइम पर शादी करने का टाइम होगा, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में और चल रही होंगी। सो इट्स मच बेटर कि आज ये डिसीजन आप अभी, ये रिस्क आज ले लो ड्रॉप लेने की बजाय बाद में उस इतने पैसे चुकाने के, बिकॉज इट्स नॉट वर्थ इट। ओके, एंड जिन लोगों के पेरेंट्स उनको मजबूर कर रहे हैं कि नहीं हम तो लोन ले लेंगे, और हम, तुम तो जाओ, तुम तो पढ़ लो, तो फिर अपने पेरेंट्स से बोलो कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि ये लोन आप ही चुकाओगे। बिकॉज आई एम टेलिंग यू प्रैक्टिकली, आप लोगों ने शायद फील्ड नहीं देखी होगी, मैंने देखी हुई है, मुझे पता है एमबीबीएस के बाद इट्स नॉट दैट इजी कि 50 लाख रुपए का आप लोन चुका लो। अनटिल अनलेस आप कुछ उटपटांग काम ना करो, या फिर आप मन बना लो कि भाई मुझे आगे पीजी करनी ही नहीं है, अब मैं सिर्फ नौकरी ही करूंगा और मैं ये लोन ही चुकाऊंगा, तो 5-7 साल अपनी लाइफ के तुम वहाँ निकाल सकते हो, दैट इज अप टू यू, बट आई वुड नॉट सजेस्ट इट। और यही सेम चीज़ मैं पीजी वालों को भी बोलता हूँ कि पीजी करने के बाद भी तुम इतनी आसानी से लोन नहीं चुका पाओगे, पीजी के लिए भी इतना लोन मत उठाना। सो ओवरऑल लोन इज नॉट ए गुड थिंग इन मेडिकल फील्ड। ओनली एंड ओनली टेक इट इफ योर पेरेंट्स आर गोइंग टू हेल्प यू आउट, नहीं तो मत लो। ठीक है, और एक चीज़ और, जिन लोगों के इस बार फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत अच्छे नंबर आए थे, लेकिन जिनका बायोलॉजी का स्कोर बहुत बहुत खराब था, मतलब बायो का नंबर तुम्हारा 200 आ रहा है, 250 आ रहा है, वो लोग ड्रॉप ले सकते हैं, क्योंकि तुमने सबसे बड़ी गलती ये करी, तुमने बायो नहीं पढ़ी। बायो तुम कर लोगे, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगेन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि तुमने बायो क्यों नहीं पढ़ी। अगर तुम्हारा बायो का मन नहीं है, अगर तुम्हारा मन मैथमेटिकल फील्ड में है, इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं, इंजीनियरिंग फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में नहीं है, मत आओ इस फील्ड में। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंट्यूटिवली तुमको अंदर से जो लग रहा है वो करना। अगर तुमको लगता है ड्रॉप लेने में तुम्हारा भला है, तो ड्रॉप ले लेना, किसी की मत सुनना। अगर तुमको अंदर से लगता है कि नहीं तुमको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, तुमको ये फील्ड छोड़ देनी चाहिए, तो भले ही तुम 12th पास क्यों ना हो, अभी तुम्हारा एक भी ड्रॉप नहीं हुआ है, लेकिन ड्रॉप मत लेना। ठीक है, मैं एक ऐसे लड़की को जानता हूँ, बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, जिसने 4 ड्रॉप लिए थे यूजी के टाइम पे। ठीक है, उसको लगा था कि लोगों को कि शायद इसने यूजी निकालने में इतना टाइम लग गया तो आगे क्या करेगी, लेकिन उसने एमबीबीएस भी गवर्नमेंट कॉलेज से किया, टॉप क्लास किया, पीजी पहले बार में निकाला, पीजी बहुत टॉप क्लास किया, अभी सुपर स्पेशलिटी कर रही है वो लड़की, टॉप रैंक के साथ कर रही है।
सो इट डजेंट मैटर कि नीट यूजी में आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आप पीजी में नहीं करोगे, आगे आप अच्छे डॉक्टर नहीं बनोगे. यू कैन बी ए टॉप क्लास डॉक्टर इवन आफ्टर टेकिंग 4 or 5 ड्रॉप्स. इट इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. सो फॉलो योर इंट्यूशन. इफ़ यू थिंक दैट ड्रॉप आपके लिए वर्थ इट है, ले लो. अगर आपको लगता है कि आपका मन इस फील्ड में नहीं है, बिल्कुल ड्रॉप मत लो. ओवरऑल बहुत यहाँ पे कोई फिक्स आंसर नहीं होता है, आपको सारी कंडीशंस देख करके चलनी होती हैं. सो इवन इफ़ यू हैव एनी डाउट, इसके बाद भी आपको लगता है कुछ चीज़ है जो आपको डिस्कस करने में से, अब यू कैन मैसेज मी है डॉक्टर सौरभ एम्स. ठीक है, मेरा टेलीग्राम आईडी है. एंड वो लोग जो ड्रॉप लेने वाले हैं उनको मैं एक साफ चीज़ बोल रहा हूँ, दोबारा वही गलती मत करना जो अब तक करते आए हो. 70 से 80% टाइम अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस को देना, फिर से वापस कोचिंग के लूप में मत फंसना, नहीं तो तुम फंसे ही रह जाओगे. सो ओवरऑल आई विश यू बेस्ट ऑफ लक. ठीक है, इतना स्ट्रेस लेने वाला काम नहीं है. होता है सिलेक्शन, ठीक बात है, नहीं होता है, जीवन में आगे बहुत ऑप्शन है, और अभी अगले 10 साल 5 साल के अंदर तो और 100 ऑप्शन निकल आएंगे. सो बेस्ट ऑफ लक. आई होप यू आर डूइंग वेल एंड प्लीज़ अपना ख्याल रखना. और अगर कोई दिक्कत लगे तो लाइव सेशन ज्वाइन करना, वहाँ पर हम डायरेक्टली 1 to 1 बात कर पाएंगे. थैंक यू.